आंतरिक प्रवासन। मुद्दा क्या है? बिहार में एक यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि तमिलनाडु में जो बिहार के लोग गए हुए हैं किस काम के लिए, लेबर क्लास कामों के लिए, मजदूर के काम के लिए। तो सभी इकोनॉमी के हिसाब से तो सभी मजदूर हैं, लेकिन अकुशल श्रमिक, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो उससे एक नई समस्या सामने आई है कि क्या ये ऐसा क्यों हुआ जा रहा है। और जैसा कि लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि भाई इसका कारण ये था कि वो क्षेत्रवाद की भावना के कारण ऐसा कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है आंतरिक प्रवसन। उसमें दिखाया गया यूट्यूब के उस वीडियो पर कि कुछ झारखंड और बिहार से गए हुए मजदूरों को तमिलनाडु में कुछ लोग पीट रहे हैं और पीटते समय अब्यूसिंग लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और उनका मानना था कि तुम यहाँ पर क्यों आके रोजगार कर रहे हो, गेट आउट, भागो यहाँ से, ये वो जो भी है, यहाँ आकर तुम हमारे रोजगार को छीन रहे हो। अब ये इश्यू है आंतरिक प्रवासन। आंतरिक प्रवासन का मतलब एक देश के भीतर एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब रोजगार प्राप्त करता है तो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवासन। इस आंतरिक प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या हमारे संविधान में प्रावधान है? बिल्कुल है। संविधान का अनुच्छेद 19 बिल्कुल कहता है कि व्यक्ति किसी भी काम को कहीं भी करने का अधिकारी है। आप अगर कोई नौकरी करना चाहते हो और आपको लगता है कि ये काम पटना में नहीं करके मुझे पश्चिम बंगाल में करना चाहिए तो आप वहां करो। आपको लगता है कि ये काम आपको गोरखपुर में नहीं करके दिल्ली में करना चाहिए तो आप यहाँ करो। अगर आपको लगता है कि ये काम कोई भी लेबर क्लास काम, ये जो मान लीजिए कि ऐसा काम जैसे रिक्शा चलाना है, आपको अपने गांव में नहीं चलाना, यहाँ चलाना, यहाँ के चलाओ, किसने मना किया? आप पूरे भारत में फ्रीली घूम भी सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। अनुच्छेद 19 कहता है कि नहीं कहता है? ठीक है। और ये कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा सकते हो। अगर हम भारत के अंदर देखें तो ये इधर से उधर जाकर रोजगार प्राप्त करने का जो सिनेरियो है वो बड़ा इम्बैलेंस्ड है। इसका रीजन क्या है? भारत का विकास प्रॉपर नहीं हुआ है, क्षेत्रीय विकास हो रखा है। अगर हम दक्षिण भारत का और पश्चिम भारत की बात करें तो वहां विकास ज्यादा हुआ है, बड़े शहरों का विकास ज्यादा हुआ है। और उत्तर भारत के राज्य और पूर्वी भारत के राज्य जहां पर बहुत भारी जनसंख्या का जमावट है, वहां पर डेवलपमेंट कम हुआ है, गरीबी ज्यादा है, नौकरियों के, रोजगार के अवसर ही नहीं है। गरीबी ज्यादा होती है यानी कि तो परचेसिंग पावर कम होती है, माइंडसेट ये होता है ना। अगर आप दिल्ली के अंदर एक समोसा खा रहे हो 15 रुपए का, तो किसी उत्तर और पूर्वी भारत के शहर में उसी प्रकार का समोसा आप 8-10 रुपए में खा सकते हो कि नहीं? तो क्यों उन्होंने रेट कम क्यों रख रखी है? परचेसिंग पावर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो समोसा घटिया है, नहीं, परचेसिंग पावर नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी उस समोसे के 15 रुपए देने को तैयार नहीं। अगर आप दिल्ली के अंदर एक रिक्शा करते हो, पॉश इलाके के अंदर 50 रुपए ले लेता वो रिक्शा, साइकिल रिक्शा तो वहां चलता ही नहीं है पॉश इलाके में। यहां तो फिर भी चलते हैं, स्टूडेंट एरिया है, साइकिल रिक्शा वगैरह वहां नहीं चलता, वहां चलेगा ऑटो, और मिनिमम ऑटो, और वो ऑटो करे चलेगा मीटर से। मीटर से चलने वाला आदमी कौन होता है? जो थोड़ा सा, हाँ, जो पहले तय नहीं कर रहा होगा जितनी दूर चलो मीटर में बिल आएगा, दे देना। ऑर्गेनाइज्ड है ना वो। ऑर्गेनाइज्ड काम कौन करता है? जिसके पास संसाधन है। तो एक लेबर क्लास आदमी को जो कि ऑटो चलाना चाहता है, उसको कहाँ उचित रहेगा? उस जगह पे लोग खूब बार्गेनिंग करे, है ना, 3 की बोल के 4 चढ़ जाए, ये सब करे, है ना, यहाँ रुक जा, वहाँ रुक जा, यहाँ घूम जा, वहाँ घूम जा, ऐसे ऐसे करे, और लास्ट में उस पर दबंगई करके उसको भगा दे या कम पैसा दे। उसको सुविधाजनक वो है, या उन पॉश इलाकों में जहां पर उसको केवल और केवल एक ब्लू कलर की वर्दी पहनकर ऑटो किराए पे लेकर बैठ जाना है, चालू कर लो मीटर, कस्टमर बड़ा सोबर है, कस्टमर आपसे ढंग से बात कर रहा है, कस्टमर आपको भैया भाई साहब कह के बात कर रहा है, सर भी बोल रहे हैं कई कस्टमर तो, ठीक है, और वो आपको कह रहा है कि आपको अभी निश्चिंत हो, कितना ही घुमा लो, बिल चल रहा है। अगर कस्टमर बोल रहा है यहाँ मोड़ लो, वहां मोड़ लो, यहाँ मोड़ लो, वहां घुसा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो करते रहना, बिल चल रहा है, मीटर चल रहा है। कस्टमर का बिल आया 130 रुपए, कस्टमर ने 150 दिया और कहा कीप द चेंज, ना क्या करूं जी, पर रखो, है कि नहीं? कस्टमर इसको अपना मानता है कि भाई मैंने 110-20 रुपए मैं नहीं लेता। ये आदमी 150 रुपए कमा रहा है, छोटे शहर में अपने शहर में कर रहा होता तो दिक्कत आती है, नहीं कमा सकता। फिर प्रवासन का दूसरा कारण हमारी सामाजिक स्थिति है।
एक आदमी तथाकथित रूप से ठीक ठाक परिवार से है लेकिन बेरोजगार है, उसको कहा जाए कि आप अपने परिवारजनों के पास में ठेला लगा लो आलू का, 100 किलो आलू खरीदो और बेचो, हर 1 किलो आलू पर आपको 5 रुपए का मार्जिन में दिन भर के 100 किलो आलू बेच दो, ठेला चला कर, या ज़्यादा नहीं चलाना है, गलियों में जाना, बस जोर जोर से चिल्लाना है और लोग आ जाएंगे, लोग तैयार खड़े। पहली बात। कई दिक्कत, पहली दिक्कत तो भाई बड़ी समस्या आ जाएगी यार, घर वाले थोड़ा सोचेंगे कि लोग कहेंगे कि देखो यार उनका लड़का देखो ये कर रहा है, उनका भतीजा देखो ये कर रहा है, उनका बेटा देखो ये कर रहा है, यही करेंगे कि नहीं। दूसरा, गलियों में ठेला ले जाने पर मनमानी कीमत पर पैसा देकर खरीदने वाले कौन होते हैं? शहरों में रहने वाले लोग, बड़े शहरों के या छोटे शहरों के? छोटे शहरों के अंदर तो लोग जाएंगे और मंडी से दिन भर, वहाँ खूब फ्री लोग भी होते हैं और खूब मंडियाँ भी होती है कि नहीं। ये दिल्ली जैसे बड़े शहरों की दिक्कत है कि यहाँ पर एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक परिवार रहता है, उस परिवार को याद ही नहीं रहा कि उनके घर में सब्जी नहीं है, उनके लिए देवता के स्वरूप कोई ठेले वाला आ गया जो चिल्ला रहा है जोर जोर से कि आलू ले लो, प्याज ले लो, सब्जी ले लो। वो 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने टोकरी बांध रखी है रस्सी से, है कि नहीं। उन्होंने जोर से टोकरी फेंकी और यथासंभव आवाज से उनका पति चिल्लाया पर आवाज नहीं पहुंची, फिर लेडीज चिल्लाई तब पहुंची, ठीक है। तो नहीं मतलब ऐसा होता है, तो वो पहुंची और सिर्फ ऊपर से उसने इतना कहा कि 1 किलो भिंडी, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू, उसने उस टोकरी पे बांध दिया और उसने उसी टोकरी पे, कितने पैसे हुए भैया? 120, ये लो जी 120। उसने ना भिंडियों को ऐसे तोड़ तोड़ कर देखा, आधा किलो भिंडी में से सारी भिंडियाँ तोड़ तोड़ के देख ली, बेकार है, ये ठीक है, ये बेकार है, ठीक है, जल्दी नहीं, फ्री है वो टोटल, खरीदने वाले को जल्दी का है, टोटल फ्री है। सारे लोग ऐसे कर रहे हो तो दुकानदार भी नहीं कह सकता ये क्या कर रहे हो, ठीक है। उसने प्याज को ऐसे हाथ में ले लेके देखा, क्या कहीं नीचे से फंगस तो नहीं लगी हुई है ना, नहीं देखा। बेचना आसान है, मनमाने भाव मिल गए, ठीक है। तो ये भी एक कारण है आंतरिक प्रवासन का, है ना। तीसरा, ऐसे ऐसे काम आप स्टैब्लिश कर सकते हो जो आपके गांव में या छोटे शहरों में कोई खरीदे ना। अपने अपने क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन है, जैसे मैं बहुत देखता हूं लिट्टी चोखा, बिहार का है लिट्टी चोखा। अब बिहार में छोटे शहरों में घर घर में लिट्टी चोखा बन रहा, कौन दुकान पे खड़ा होकर खाएगा? आपको लिट्टी चोखा खाना है, अपने घर में बोलो ना, वो खिलाएंगे। यहां पढ़ने आया हुआ स्टूडेंट है, उसको लिट्टी चोखा का टेस्ट याद आ रहा है, उसके लिए आपने लिट्टी चोखा की स्टॉल लगा ली और उससे आप 15-20 रुपए की चीज के 60-70 रुपए चार्ज कर सकते हो, दे भी देगा। फिर चौथी बात, बड़े शहर है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऑफिस के बाहर आपने जुगाड़ करके ठेला वेला लगा लिया, परांठे बना रहे हो, उन परांठों को आपके छोटे शहरों में कोई खाए ना, मतलब कोई खास परांठे नहीं है वो, लेकिन वो कर्मचारी जो वहां पर दिन भर से लंच नहीं किया, जिसने 3:30 बज गई है, उसको बाहर आते ही कोई दिख रहा है आलू का पराठा, वो बड़े से तवे पे बड़ा सा तवा परांठा बन रहा है, उसको 2 पार्ट करके 2 लोग खा रहे हैं, उनके लिए ये हैबिट बन रही है, वो समझ नहीं रहे, मतलब आप उसके अंदर बड़े कॉम्प्रोमाइज करके ढंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। हाँ, अरे आप खुद बताओ, ये आप 25-30 रुपए के प्रॉफिट, ये पोहा और ये सब क्या है, डोसा, नान, ये सब चीजें जो आप खा रहे हो, अगर आपके अपने शहरों के अंदर यही चीजें मिले तो सस्ती मिलेगी नहीं मिलेगी? लगभग सस्ती मिलेगी, है कि नहीं। इंदौर के आदमी को आप बोलो पोहा खाना है क्या, वो कह रहा भाई यहाँ तो सारा पोहा ही पोहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जैसे ही जाओ पोहे का ठेला, जैसे ही जाओ पोहे का ठेला, सस्ता मिलता वहाँ। इंदौर का एमपी का ही व्यंजन है ये पोहा, इंदौर महाराष्ट्र के आसपास का ये पोहा का व्यंजन है, क्योंकि लाइट चावल होते हैं वो, जिसको आप खा भी लो, चावल इसी तो बनता है, वो लाइट होता है, बहुत लाइट होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह में आप उसको ले लो तो फिर पेट भी भर जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, अच्छा मजे की बात है क्या, केवल फ्लैक्स, हल्का सा ऑयल डाल के आप उसको बना दो तो ज़्यादा हेल्दी भी होता है वो। तो उन छोटे शहरों में कौन खाएगा यार, यहाँ खाएंगे स्टूडेंट, ये लाइन लगी पड़ी स्टूडेंट की, मेरी बात समझ रहे हैं। फिर चाहिए एग्रीकल्चर लेबर।
एग्रीकल्चर लेबर आपके अपने गांव में आप काम करोगे तो बड़ी शर्म आएगी किसी के यहाँ, और उस बेचारे को जरूरत भी नहीं है, वो तो खुद लेबर है, समझे। मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर बहुत पहले की बात है, जब ये मनरेगा स्कीम शुरू हुई थी, मतलब 3-4 साल हो गए थे, कि महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो वेस्ट बंगाल एंड बिहार और झारखंड से जो लेबर आते थे हरियाणा में, वो लेबर अब कम आ रहे हैं, उनको वहीं काम मिल रहा है। तो 150 की लेबर अब 250 की हो गई, दिहाड़ी 150 की जो हो रही थी वो अब 250 की हो गई है कि नहीं। लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा प्रवास है, आप करके देख लेना, यहां किसी से पूछ लेना भैया कहां के हो, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन जगहों का वो मिलेगा ज्यादातर, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को इसमें। तो इसका रीजन क्या है वो यहां पर। फिर एक बात और, अगर आप देखे जाए तो जहां पर गरीबी ज्यादा होती है, लोअर मिडिल क्लास ज्यादा होता है, वहां थोड़ा संघर्ष ज्यादा होता है ना, जीवन संघर्ष में होता है कि नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा हिट एंड फिट होता है कि नहीं होता है। उसको कोई कहते हैं 4th फ्लोर पे जाके पानी का कैन रखकर आना है, तो वो एक दिन में 5 चक्कर काट लेगा कि नहीं काट लेगा, 2 कैन एक और ले आओ भैया, फटाफट जाकर रख देगा कि नहीं रख देगा। खुद का रह सकता है वो, खुद रह सकता है वो छोटे से स्लम में, है कि नहीं। एक कमरे का घर, उसी के अंदर उसके 2 बच्चे भी है, पढ़ रहे हैं, खुद क्या कर रहा है वो ऑटो चला रहा है, उसकी वाइफ क्या कर रही है, घर घर जाकर खाना बना रही है। ये इसको बेहतर क्या, और पैसे बचाते भी हो, पैसा बचा के गांव में छोटा मोटा जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी, गांव का कोई मकान था, उसको मरम्मत करा लिया, है कि नहीं। तो दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर भी गए। जब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली का तो कोई मूल निवासी टाइप की चीज है नहीं, इसलिए यहां ये झंझट नहीं होता कि ये देखो बाहर का है, क्या बाहर का, सब बाहर के है। यहां कोई ये थोड़ी कह सकता मैं दिल्ली का मूल निवासी हूं, मैंने दिल्ली स्थापित की थी, है कि नहीं, मेरे पूर्वजों ने दिल्ली स्थापित की थी। सांस्कृतिक अटैचमेंट वो नहीं है। दिल्ली के सीएम साहब बेसिकली हरियाणा के, है कि नहीं। बहुत रेयरली मिलता है इस स्थिति की भाई किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का निवासी नहीं था, लेकिन ये बात है दिल्ली किसी एक की है। दिल्ली के अस्पतालों में जो इलाज करा रहे हैं एम्स वगैरह के अंदर, पूरे भारत के लोग हैं। दिल्ली के अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं पूरे भारत के लोग हैं। ये दिल्ली की कोचिंग सेंटर है। मलूका सर पंजाब से बिलोंग करते हैं, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वो जो बाहर राजकुमार जी है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो जो लड़का विक्की बैठता है वो बिहार से बिलोंग करता है, और भी अलग अलग तरह के मतलब क्षेत्र से बिलोंग करने वाले लोग हैं। कोई नहीं कह सकता नहीं मेरी है क्षेत्र। तो यहां इस तरह का झंझट नहीं आता है। अब अगर आप जाओ उन राज्यों में जो कि भाषाई और कल्चरल आधार पर बने हुए हैं, उनकी मेन आइडेंटिटी उनकी भाषा और उनका कल्चर है, वहां ये झंझट है। दक्षिण भारत बिल्कुल साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। विराट कोहली राहुल द्रविड़ के मजे लेने के लिए कहता है छोले कुलचे खा लो। विराट कोहली, राहुल द्रविड़ जो हमारे टीम के कोच है, हेड कोच, अभी विराट कोहली को गलत आउट दे दिया फिरोज शाह कोटला के ग्राउंड पे, बड़े गुस्सा हो गए, तो उनको शांत करने के लिए लोगों ने छोले कुलचे मंगाए। दिल्ली में मैच हो रहा था, तो विराट कोहली ने उस दिन चीट डाइट करी। वो छोले कुलचे को चीट डाइट बोलते हैं, मतलब बिल्कुल अपनी डाइट मेंटेन रखता है, तो विराट कोहली ने वो खाया। तो द्रविड़ जब उसके पास से गुजर रहा था, तो विराट कोहली ने उसके मजे लेने के लिए बोल दिया आप भी खा लो, जानता है कि बड़ा डिफरेंस है, ये खा ही नहीं सकता। मतलब छोले कुलचे उसकी डाइट ही नहीं भाई, उसका अलग फूड है। फूड हैबिट्स अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग, सब कुछ अलग है, क्लाइमेट तक अलग है, और देश एक है। ऐसा ही पश्चिमी भारत। और ये प्रवसन दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण में भी हुआ है। उत्तर वालों को अकेले को बदनाम मत करो, ये बदनामी की बात भी नहीं है। बदनामी कहां से है इसमें यार, पूरे भारत में कैसे भी व्यापार कर सकते हो। एक जमाने में महाराष्ट्र के अंदर एक आंदोलन चलाया गया था, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, बताया होगा मैंने आपको। किन को भगाना था?
साउथ इंडियंस को। उन्होंने क्या है, अब देखिए रेंज रेंज की बात है, इडली डोसा पूरे भारत में फेमस है, यहां भी मिलता है डोसा। नॉर्थ इंडियन गांव का आदमी भी डोसा खा रहा है कि नहीं? उसको जब किसी ने छुरी काटा दिया, उसने कहा छोड़ छुरी काटा, ये रहा छुरी और काटा, उसको रोटी बना खा लिया उसने, है ना? उसको उसने माना कि डोसे के अंदर सब्जी भरी पड़ी है और ये है करी वाली सब्जी सांभर को, ठीक है ना? धड़ाधड़ तो उसने खा लिया, ऐसी वो इडली खा रहा है, बट टेस्ट है। ये इडली डोसा सांभर जब गए महाराष्ट्र में, तो वहां कल्चरल बात शुरू हो गई कि यार तो हमारा कल्चर, खान पीन कल्चर का पार्ट है, हमारे वड़ा पाव का क्या होगा, है कि नहीं? उसके ठेले के साथ कंपटीशन है। अब ये आप कह सकते हो यार वड़ा पाव का क्या होगा, जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाओगा डोसा खाएगा, लेकिन इस चीज में कुछ पॉलिटिकल मामला भी जुड़ जाता है। करुणानिधि ने उस समय बाला साहब ठाकरे से बात की थी। करुणानिधि सीएम थे तमिलनाडु के, उन्होंने बाला साहब ठाकरे से बात की थी, शिवसेना आंदोलन चला रही थी, बाला साहब ठाकरे को जब उन्होंने कहा कि मतलब इस चीज को आप थोड़ा सा देखें, तो बाला साहब ठाकरे ने अपना आंदोलन विड्रॉ कर लिया था। ये वो उस समय की पॉलिटिक्स थी कि लोग एक दूसरे की बातों की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे, कि अगर जो चीजें आजकल तो वाली समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है, ठीक है? तो मामला बड़ा जोरदार चल रहा है आजकल, ठीक है ना? तो ये घटनाएं हुई। अब इसके अंदर दक्षिण भारत के अंदर भी ये घटनाएं होती है, बट अभी जो वीडियो आया है उसके लिए लोग बोलते हैं वो फेक वीडियो है, वो हुआ ही नहीं है। यूट्यूबर ने अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए एक सेंसेशनल वीडियो, ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कमी है, वो कंटेंट की बजाय व्यूज और सब्सक्राइबर पर डिपेंड करता है, पैसा उसका है, सब्सक्राइबर का ही तो पैसा है यूट्यूब पे, और वो कैसे बढ़ाया जाएगा? ज्ञान की बातें बढ़ाने वाले कोई नहीं, फिर तो ज्ञान का चैनल देखना हो तो वो देखो ना, आस्था चैनल देखो, या वो देखो ये, अरे वो कौन सा है बाबा रामदेव का चैनल यार, नहीं नहीं एक और है जो वो जिसमें आयुर्वेद से इलाज करना सिखाया जाता है कि नहीं? वो है ज्ञान का चैनल, तो जिसमें आपको बताया जाता है कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है? तो ऐसे दावा करने वाले को लोग बोलते हैं तेरी ठीक कर पहले, यही बीमारी जो तू कह रहा है कि कोई भी बीमारी मैं ठीक कर दूंगा, ये है वो बीमारी। लेकिन सेंसेशनल बात अगर कोई हो, सनसनीखेज कोई बात है ना, फला व्यक्ति ये क्या कह गया, कुछ नहीं कहा उसने, क्या कह गया, थंबनेल ये लगा होता ना, तो क्या कह गया सुनते हैं, ओके? तो ये अभी तक की जांच में पाया गया कि वो वीडियो फेक था। यूट्यूबर अरेस्टेड है कि नहीं? और उनसे पूछताछ चल रही है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये जो क्षेत्रवाद का कारण क्या है, आंतरिक प्रवसन के लाभ क्या है? बहुत लाभ है, असमानता में सुधार हो सकता है इससे। बेचारा गरीब आदमी यहाँ कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तुम्हें क्या संकट है? उधर उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, यहां आकर उसने रोजगार प्राप्त कर लिया, मेहनत से कमा रहा है और मेहनत से आगे बढ़ रहा है, तो आपको संकट क्या है? ठीक है ना? सस्ता श्रम उपलब्ध हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सोचिए कि यहां अगर मीटर से चला रहे होते गाड़ियां, तो स्टूडेंट बेचारा क्या कर रहा होता? वही तो कर रहा होता। आज आप 15,000 का घर क्यों लेने को बाध्य हो? मिल ही उतने का रहा है भाई, तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर 10 रुपए का ये बैटरी रिक्शा नहीं चल रहा होता तो 50 रुपए का ऑटो ही कर रहे होते यार आप, और क्या कर रहे होते? भाव बढ़ गए भाई, ठीक है? अब ऐसी कंडीशन के अंदर फायदा मिल रहा है। एक तरफ जनसांख्यिकीय लाभांश भी तो है, ह्यूज पॉपुलेशन है एक तरफ, दूसरी तरफ कम है, वो इधर आकर काम कर रही है, तो आपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा लिया कि नहीं उठा लिया? देश में देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठा लिया कि नहीं उठा लिया? उठाना कोई खराब बात है? तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है उसकी, और उसकी भी हो रहा है जिसको सेवाएं मिल रही है। अरे जरा मुझे बताओ यार, वो जो घर के अंदर रह रहे थे हस्बैंड वाइफ, जिनके पास खाना बनाने के लिए सब्जी नहीं थी, उन्होंने ऊपर से टोकरी फेंक के 130 रुपए की सब्जियां खरीद ली, ठीक है, दे कैन डू इट। वो 90 की सब्जी 130 में खरीद सकते थे, उन्हीं का तो मैटर होना चाहिए कि वो खरीद सकते कि नहीं। पर जीवन की गुणवत्ता, उनको चीजें अवेलेबल तो हो गई, कोई कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई अवैध गतिविधि थोड़ी है। और व्यक्ति अपनी मेहनत से तरक्की कर रहा है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा,
एक बार इलेक्ट्रोलाइट की कमी मुझे हो गई, तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि नारियल पानी पियो रोज। अब ये बड़ा हेडक का काम है यार, रोज नारियल पानी खरीदने जाना है कि नहीं, समझ गए, दुकान पे जाना, कभी भूल जाना, कभी कुछ कर जाना। तो मैंने एक ठेले वाले से पिया, उसको मैंने बोला रोज दे दोगे माँ? उसने कहा हाँ। कितनी बजे? मैंने कहा आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में आ जाओ, मैं नहीं हूं तो बाहर रख देना। यही होगा कि मैं नहीं हूं तो बाहर रख देना। एडवांस पैसे दे दिए उसको 5 दिन के, है ना, 5 दिन बाद फिर ले लेना। और रेगुलर ये काम चला, एक दिन भी उसने खेल नहीं बिगाड़ा। मैं वहां से निकलते जाते उसको फिर एडवांस पैसे देने लग गया कि भाई पकड़ो जाओ। तो भाई वो मेहनत कर रहा है ना, इस बात को ध्यान में रखा हुआ है ना। एक फोन पे आपके यहाँ पानी का जार आ जाता है, जाओ अपनी गाड़ियां लेके खरीदो, पता पड़ेगा। रोज 3 जार रोज ला रहे हो, 3 जार रोज ले जा रहे हो, पागल हो जाओगे। बात समझ रहे भाई? ये बात तो मानने देखिए, क्योंकि कारण क्या है, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन क्षेत्रों के अंदर गरीबी है, और गरीबी होने के कारण व्यक्ति ज्यादा सुविधाएं देने को तैयार है, सक्षम है, ठीक है। और वो व्यक्ति अगर कोई क्राइम में लगता है, इससे बेटर कहीं रोजगार कर रहा है, अच्छी बात है ना, है कि नहीं? अब चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी चुनौती अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में इन लोगों ने बस के, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, हाँ जी, दिव्य चैनल, हाँ दिव्य चैनल है भाई, वो सही कह रहा है। उसमें मैंने देखा था, एक व्यक्ति कह रहा था बस ये 5 बिंदु होते हैं बॉडी के, इनको ऐसे दबाते रहो, कैंसर तक ठीक हो जाता है, ठीक है। उन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, कैंसर रिसर्च सेंटर, ये वो, बहुत 5 बिंदु दबा रहे, ठीक है, तो ठीक हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इन्हीं ऐसे ही के कारण हमारी अपनी जो पारंपरिक पद्धतियां ना, उससे हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। लोग झूठे दावे क्यों करते हैं? एलोपैथिक डॉक्टर की और इस डॉक्टर की सबसे बड़ी अंतर जानते हो? आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको रियलिस्टिक पिक्चर नहीं बताता, वो अपना बिजनेस चमकाने के चक्कर में ये बोलने लग जाता है ये 5 बिंदु दबाओ सब ठीक हो जाएगा, एक्यूपंक्चर से किसी का भी इलाज हो सकता है, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी जुड़ सकती है ना। एलोपैथिक डॉक्टर बोलता है भैया रॉड डलेगी, ऑपरेशन होगा, रीढ़ की हड्डी का है, ब्रेन पर असर पड़ सकता है, किसी से लिखवा के लाओ, नहीं करता ऑपरेशन। जबकि आयुर्वेद के अंदर बहुत चीजों का इलाज है, लेकिन अगर मैं फेक दावे करूंगा तो मेरी सही बात को भी लोग गलत मानेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बस इस क्लास में आ जाओ, आपको इकोनॉमी मजा, मतलब बस बैठे रहो, इनपुट होती जाएगी इकोनॉमी, इनपुट है ना, जैसे इंजेक्शन के जैसे अंदर जाएगी, 2.5 घंटे बाद इंजेक्शन बाहर आ जाएगा। और जब ऐसा नहीं हो तो आपकी नजर में मेरा डिस्क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? तो मुझे कहना क्या चाहिए कि मेहनत करो तब इनपुट हो जाएगी, तो उससे क्रेडिट भी बनेगा और आपको लगेगा कि हाँ यार ये हो रहा है काम। तो वो सही कह रहा है वो भाई, दिव्य चैनल है इसका नाम। अब तो पहली बात चुनौतियां क्या है? पहली चुनौती, शहरों में बसावट बढ़ती है। ये बात भी सही है, पटरियां कब्जे में है ना, बीच में आप तो कमेटी आ गई, एमसीडी आ गई, भाग गए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो आ रहे हैं, इनको हटाने के लिए अपनी गुमटी उमटी उठा के भाग गए। ये जिस दिन भागते सड़क चौड़ी दिखती ना आपको, है नहीं? रात में तो दिखी जाती, पर रात में हम क्या करने निकलेंगे? सड़क देखना थोड़ी है, उस पर गतिविधि होनी है। नहीं बात समझे? आपको क्या लगता है कि एमसीडी वाले उनको इसलिए भगाते हैं ताकि आप चौड़ी सड़क देख सको? एमसीडी वाले इसलिए आते हैं कि ये भग जाएंगे, मतलब ये चले जाएंगे तो राखी जिया, ये राजन मिश्रा, ये चौड़ी सड़क देख पाएंगे, उन्होंने देखी नहीं भाई। वो सरकारी सड़क है, वो यातायात सुविधा होगी। तो इलीगल है। तो ये भी एक, जब भी परमानेंट नहीं भगाते उसको। आप कल तो आप बोलोगे कि यार कि क्या कहते हैं, जैसे पुलिस आ गई और जो दुकान में चोरी कर रहे थे बेचारों को भागना पड़ा, तो पुलिस उस समय क्यों नहीं आ गई जिस समय चोरी नहीं हो रही थी? उनका बिजनेस क्यों खराब किया भाई?
देख कानूनों के अनुसार तो कानून, हाँ आप बात सही कह रहे हो, लेकिन मान लो कोई कहता है जी मेरा प्रोफेशन है कि मैं दुकान में सेंध मारता हूं, इतने से छेद से भी घुस जाता हूं और अंदर जाकर तोड़ा फोड़ी करके चीजें बाहर फेंकता हूं, बाहर मेरे आदमी उसको इकट्ठी करते और लाते, पुलिस बीच में आ गई, बताओ यार, है ना, ये है आर्थिक गतिविधि में बाधा, तो उसको समझ गए। दूसरा, स्लम्स बसने का मेन कारण यह है कि नहीं, दिल्ली के जो स्लम्स है उनमें कौन रह रहा है, दिल्ली वाले, हालांकि कोई दिल्ली वाला है नहीं, लेकिन मुंबई में चले जाओ, जब हम धारावी, सबसे बड़ा जो स्लम, मैंने आपको एक दिन बताया था आपको, या धारावी के बारे में भी, मुझे तो पता ही नहीं कि हमने कितने 600 टॉपिक, तो मतलब दुनिया कोई टॉपिक छूटा ही नहीं होगा 10 महीने में, विश्व में कोई कंसिडरेबल टॉपिक तो नहीं छूटा होगा। जैसे धारावी का नाम लिया तो धारावी भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी स्लम है वो, उसमें कौन बस रहा है, प्रवासी, बंगाल से आए हुए लोग, झारखंड से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, बिहार से आए हुए लोग, एंड राजस्थान से आए हुए लोग, छत्तीसगढ़ से आए हुए लोग, जो भारत के गरीब राज्य है वहां से आए हुए लोग रोजगार की तलाश में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो शहरों की समस्याएं बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती, और बढ़ती है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, अब इसके अंदर शहरी अपराध में वृद्धि क्यों? आपने कॉन्ट्रैक्ट किलर तैयार कर दिया एक आदमी को, उसको बोला कि भैया क्या होता है, मैं तो ऐसी जगह भाग सकता हूं जहां पर वो नक्शे में ही नहीं आती, वो जगह एटलस में ढूंढनी पड़ती सर, है ना, एक इजराइल को और एक उसको, कैसे कि भाई ये मर्डर करना, एडवांस पैसा आपको मिल गया, आपके घर पहुंच गया, टिकट पकड़ो गाड़ी का और बैठ जाओ, कोई आपको देखने वाला नहीं है, टिकट आपको एडवांस है, आप बैठ गए, टिकट कहां पहुंच गए, जहां से आए थे, इंटीरियर कहीं नेपाल की तराइयों में, आप जहां रहते थे वो स्लम था, मकान मालिक ने आपसे कोई एड्रेस प्रूफ वगैरह लिए नहीं, मकान मालिक कौन था यार, वो भी उसी तरह का आदमी था, वो कहां है, वो गायब है, वो कहां का था मैं क्या पता, मोबाइल लेके घूम रहे होगे तो पता हो जाएगा, मोबाइल छोड़ के भाग जाओ, और जिस समय मोबाइल वगैरह होती नहीं थी तो पकड़ना नामुमकिन था। मोबाइल से क्या होता है कि आदमी लिंक में रहने लग गया, वो मोबाइल टावर पर लास्ट यहां दिखा था, ठीक है, जिस समय नहीं होते थे पकड़ना नामुमकिन था। एक फिल्म निर्माता थे गुलशन कुमार, टी सीरीज वाले, उनको मुंबई की सड़कों पे गोली मार दी थी पैसा नहीं देने के कारण, पकड़े थोड़ी गए बंदे। अपराध बढ़, अच्छा अगर मैं इसी शहर का रहने वाला हूं तो मुझे पता होगा कि मैं भाग नहीं सकता भाई, है ना, तो ये अपराध भी इससे बढ़ सकते हैं। फिर कल्चरल डिस्प्यूट, किसी को अच्छा लगता है कोई उसकी भाषा पे या कोई उसकी लैंग्वेज पे या कोई उसके खान पान पे या उसके पहनावे की हंसी उड़ाए, किसी को नहीं लगता। अब सुनो, तमिलनाडु के अंदर एक उत्तर भारतीय गया, अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, वो लोग हंस रहे उस पर, है कि नहीं, ये हंस रहे हैं, अपना खाना खा रहा है अपने तरह से, वो लोग उस पर हंस रहे हैं, क्लैश होगा, वो बहुसंख्यक है, आप अल्पसंख्यक हो। मेरी बात समझे ना, ये तो बात है कि उन्हें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन भाई मनुष्य इतना समझदार थोड़ी ना होता है, तो चुनौती है ये प्रवसन के लिए, प्रवसन के लिए ये चुनौती है, इधर से उधर आने जाने से। ये बात नहीं कि मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं कह रहा हूं कि एक चैलेंज है, इसको स्वीकारना चाहिए, सुधारना चाहिए इसको। अपना कल्चर माना, तीज त्योहार मनाने शुरू करें, है कि नहीं, तो लोगों को लगने लगा देखो यार ये किस बात की रोड जाम कर रखी कि जी इनका त्योहार है, इनका त्योहार है, ये कौन है, अपनापन फील नहीं हो रहा, दूसरे को डिस्टरबेंस लग रहा है उससे। अब वो आदमी खुद भले ही डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन कोई दूसरा उसको करे तो उसको डिस्टरबेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। आप यहां हॉस्टल में रहते होंगे, है ना, सबके अपने अपने कमरे होते, अगर आपको पता पड़े कि पास में एक लड़का या लड़की, जो भी जिस तरह का भी आपका हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी होते हैं, बॉयज हॉस्टल भी होते हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की दोस्त आई हुई है और वो जोर जोर से डीजे बजा रही है, डांस कर रही है उस पर, तो आपको ये दिक्कत उस लड़की से नहीं हो सकती थी क्योंकि वो वहीं की रहने वाली है, मतलब उसी कमरे की है। उसकी फ्रेंड ये काम कर रही है तो आपको लगेगा नहीं तो ये रहती नहीं है भाई, समझे कि नहीं। इस क्लास के अंदर वो लड़का जो यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं है आकर डिस्टर्ब करे तो आपको नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगेगा यार ये क्या बकवास है, आई बात समझ में। लेकिन लगना नहीं चाहिए ना, अगर वो किसी तरह से आया है तो ऑथराइज्ड हुआ है ना,
तो ये कुछ चैलेंजेस इसके लिए है। फिर कई बार महिला वर्कर्स के साथ में यौन शोषण जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली है। ठीक है, इन सब को दूर करने के लिए अब उपाय क्या है? आंतरिक प्रवसन को दूर करने के लिए सरकार के उपाय क्या है? सरकार प्रवासियों को विकास के साथ जोड़ने की नीति बना रही है और शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को इधर से उधर आना जाना ज्यादा ना पड़े, अपने क्षेत्र का प्रॉपर विकास करो। इसके अलावा एक और खास बात है, देखिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड एक स्कीम है। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब हुआ जो अगर आपका वहां नाम है तो यहां राशन ले लो। लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश की एकता अखंडता के लिए मानता हूं, क्षेत्रीयता, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा था हमने। क्योंकि सरकार अगर कहती कि हम बिहार का, यूपी का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और इनका विकास करेंगे, गलत बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है कि भले ही मेरे क्षेत्र का विकास हुआ हो लेकिन मैं तो दिल्ली में आकर नौकरी करूंगा, तो दिल्ली वाला मेरे को मारे ना, इसको प्रोटेक्शन कौन देगा? सरकार ना। ये थ्योरी तो सही नहीं है ना कि हम चलो बिहार का विकास करेंगे ताकि बिहार के लोग तमिलनाडु ना जाए। अरे भाई, बिहार का विकास हम करें अलग बात है, लेकिन उसका वो राइट तो फिर भी बना हुआ है ना कि वो तमिलनाडु जाकर अपनी नौकरी करे। अब ये ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि मुद्दा ये है कि लोगों को धीरे धीरे नागरिकता का बोध धीरे धीरे होता है। अभी भी भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। हम पहले अपने जाति के, फिर अपने धर्म के। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो कि नहीं साहब, पहले धर्म के फिर जाति के, लेकिन मेन आइडेंटिटी हमारी वही है। फिर हम अपनी सोसाइटी के, फिर अपने क्षेत्र के, फिर अपने राज्य के और फिर भारत के। अब इसका मतलब क्या हम देशद्रोही है? नहीं, हम देशद्रोही नहीं है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को जो चीज कमजोर करती है, हम उनमें से कई गतिविधियां करते हैं। हमारी अपने क्षेत्र के व्यक्ति से हमें लगाव महसूस होता है और दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को हम इग्नोर करते हैं, इसलिए नहीं कि उसका नेचर अच्छा नहीं, इसलिए क्योंकि वो अलग क्षेत्र का है। एक परसेप्शन बना हुआ, धूर्त होते हैं वहां के लोग। वहां के लोग क्रिमिनल होते हैं, वहां के लोग बदमाश होते हैं, वहां के लोग तेज होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? आप देख लेना, पुराने लोगों से बात करो, वो अक्सर बोलेंगे वहां के लोग बदमाश होते हैं। वो कहोगे जी बदमाश होते हैं? बदमाश तो कोई भी हो सकता है। क्यों भाई? हरियाणा का आदमी भी बदमाश हो सकता है, राजस्थान का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल वो बोलेंगे फला धर्म के लोग खराब होते हैं, फला जाति के लोग खराब होते हैं, फला जाति के लोग तेज होते हैं। सुना होगा ना आपने? इस राज्य के लोग बदमाश होते हैं। ये किसने कहा आपको? सुना आपने? आप कहां के हो? मतलब आप समझाना क्या चाह रहे हो मेरे को? ठीक है कि भाई डराना चाह रहे हो? अब ये परसेप्शन मुझे बनाना चाहिए। मैं सिविल सेवा में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे ये परसेप्शन नहीं बना हुआ है। मेरे बहुत से मित्र, बहुत से अधिकांश मित्र इधर की, ये यूपी बिहार के, और मुझे उनमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं नजर आई, बल्कि कई मामलों में मुझसे बहुत ज़्यादा योग्य है वो, कई मामलों में, है कि नहीं? मैं बहुत से कार्यक्रमों में उनसे, मतलब मेरे जीवन के निर्णयों में उनसे सलाह लेता हूँ। सलाह नहीं लेता हूँ, बल्कि वो ज़बरदस्ती दे भी देते हैं और मनवा भी लेते हैं, है कि नहीं? जब मैं स्टूडेंट था, यार तुम ये कमरा खाली करो, वो कहते थे। वो कहते क्यों खाली करूँ? मतलब मैं रह रहा हूँ। और नहीं, इसमें सफोकेशन है। तो भाई मुझे हो रहा है, ठीक है। तो वुड यू बिलीव कि मेरा एक खास दोस्त था, वो आया सीढ़ियों से, वो मेरे कपड़े सूखते हुए उतारता हुआ लाया। मैंने कहा क्या हो रहा है? बस वो शिफ्ट करना है। मैं किसको? तेरे को। 2 लेबर उसके साथ थी, खटाखट सामान बंध गया, मुझे ले गया, है कि नहीं? मैं नहीं चाहता था, पर इतना ज्यादा मैं बड़ा स्टेटस को आदमी हूँ। स्टेटस को का मतलब होता है एक बार जो चीज़ सेट हो गई बस वो लंबे समय तक उसमें टिका रहता हूँ मैं। जैसे कोई जैसे एक ड्राइवर ही सेट कर लिया मैंने, 1.5 साल से वही आ रहा है। वो छुट्टी वुट्टी पे जाता है तो बदलता हूँ मैं, अदरवाइज 1.5 साल से वही आ रहा है। मतलब जो चीज़ है, मतलब मुझे चेंज पसंद नहीं है। कुर्सी टेढ़ी पड़ी ना, टेढ़ी रहे अच्छी रहता है, ठीक है।
नहीं मुझे अच्छा लगता है जैसे कि स्ट्रक्चर रहा है, तो वो भाई वो ले गया, तो ये मेरा अच्छा दोस्त है। परसेप्शन तो नहीं बना हुआ है। ये परसेप्शन बना लेना कहीं ना कहीं अभी नागरिकता का बोध नहीं हुआ है हमें इस बात का बोध नहीं हुआ है कि हम पहले भारतीय हैं। जिस दिन ये बोध हो जाएगा, अभी एक दिन नहीं आएगा कि उस दिन होगा, ये एक प्रक्रिया है, ये क्रमिक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कई सारे संकेतक है। भारत का प्रधानमंत्री गुजरात से बिलोंग करके यूपी में चुनाव लड़ता है और यूपी में उसके लिए नारे लगते हैं हर हर मोदी। एकीकरण की प्रक्रिया है कि नहीं? ये अच्छी बात है ना, एकीकरण की प्रक्रिया है कि नहीं? वॉट एवर में भी पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक रीजन कुछ भी रहे हो, लेकिन मैं इस चीज को बहुत अच्छा मान रहा हूं कि एक कश्मीरी पंडित परिवार, नेहरू गांधी परिवार कश्मीरी पंडित परिवार है, पूरे भारत में उसकी एक्सेप्टेंसी रही है। ठीक है, ये एक अच्छा विषय है कि हरियाणा के रहने वाले यहां के मुख्यमंत्री है, दिल्ली के। हमें क्या लेना देना भाई, नागरिक अच्छा होना चाहिए, सिटीजन अच्छा होना चाहिए, लॉ अवॉइडिंग सिटीजन होना चाहिए, बाकी सब ठीक। तुम मानते हो कई के लोग तेज होते हैं और कई के लोग होते हैं, कहां के तेज होते हैं? कहना सही नहीं रहेगा, बार बार बताओगे? ये बात भी सही है भाई, अच्छे लोग हैं। नहीं मतलब सही कह रहा है कि सर कहना सही नहीं रहेगा, लोग बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाते हैं लोग। ये परसेप्शन देखिए, अगर तैयारी करने वालों में है तो सोच लीजिए दूर होने में कितना समय लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय कोई है जिसके अंदर ये परसेप्शन नहीं है? हाथ खड़े करो। इन दो में नहीं है, बाकी सब में है ना। जिस क्षेत्र के उस क्षेत्र के लोग अच्छे लगते हैं, उस क्षेत्र का कल्चर ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि हमारा है, बल्कि दूसरे के कल्चर को थोड़ा सा अपनापन लगना एक अलग बात है। अपनापन तो लगेगा ही क्योंकि वो अपना ही है। आप अपने घर में जाओ तो बोलो अपनापन लग रहा है, तो लगना ही चाहिए भाई, अपना घर है। ठीक है, मानसिक संतुलन अगर आपका ठीक है तो अपना घर आपको अपनापन लगना चाहिए। नहीं लग रहा तो फिर कुछ इलाज की जरूरत है आपकी, है ना। लेकिन मुद्दा यह है कि दूसरा व्यक्ति आपको कल्चर के कारण या क्षेत्र के कारण या जाति के कारण या धर्म के कारण गड़बड़ लग रहा है, आप पोलराइज्ड होते हो अपने धर्म, अपनी जाति, अपने कल्चर, अपने क्षेत्र से। पोलराइज का मतलब क्या होता है? ये मेरा, ये मेरा, मेरा साथी, मेरा साथी, तो गलत है, सुधारना चाहिए। बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेस एंड मोर सब में। और ये क्लास बड़ी ईमानदार है क्योंकि इन दोनों ने हाथ खड़े किए, बाकी सबने मान लिया कि यह समय है दिक्कत। दिक्कत है क्यों अनिल जी? दिक्कत है नहीं है तुमको भाई कलाम साहब? तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़े किए? एक साइकोलॉजी के अंदर फिनोमिना है कि जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, वो चीज हमें अच्छी लगने लग जाती है। उस किताब से प्यार हो जाता है जिस किताब से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब अच्छी लगने लग जाती है, उसके प्रति आस्था बढ़ जाती है, उसके अंदर लिखी हुई बातें सही लगने लग जाती है। ठीक है, स्टूडेंट लेवल पर आप उतने स्टॉन्च कल्चरल तरीके से बंधे हुए नहीं हो सकते हो, लेकिन भाई एक जैसे ही आपके स्टूडेंट, क्योंकि होता क्या है, यहाँ आपका ये दोस्त बन गया और आप मान लो कहाँ के हो? यूपी के हो, है ना। और मान लो आपका क्यों? बिहार के। यूपी बिहार तो देखो एक साथ ही बोले जाते हैं। ठीक है, मान लो मैं राजस्थान का हूँ और ये यूपी का है और मेरे से इसकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये क्लास खत्म करने के बाद जब कोर्स वोर्स खत्म हो जाएगा, ये आईएएस बन जाएगा, उसके बाद इसका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि इसकी साइकोलॉजी बदली थी या नहीं बदली थी। क्योंकि जब आवश्यकता पूर्ति होती है ना, तो वो चीज अलग हो जाती है। तब तो उसके अंदर देवता नजर आने लग जाता है सामने वाले के अंदर, चाहे किताब के अंदर नजर आने लगता है। वस्तु छोड़ो, व्यक्ति छोड़ दो, किताब के अंदर नजर आने, किताब कितनी अच्छी है यार, ये किताब नहीं फटनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, हाँ या ना। एनीवे, तो अगले 10 वर्षों में अगर आपको भारत को आगे बढ़ना है तो ये चीजें दूर करनी पड़ेगी।